नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल में आईपैक पर छापेमारी ने बढ़ाई सरगर्मी। ईडी समेत कई पक्षों की अर्जी पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी भी निकालेंगी विरोध मार्च। राज्यपाल ने कहा, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। राज्यपाल ने कहा, बंगाल की जनता पर भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। एनएसजी के प्लेटफॉर्म से देश की आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती। पूरे ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस ठप। आर्थिक संकट के कारण सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बिगड़ रहे हालात। – 2026 का महिला प्रीमियर लीग आज से। पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच 5 फरवरी को वडोदरा में होगा फाइनल। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कल पश्चिम बंगाल में ईडी के जो छापे पड़े, उसके बाद न सिर्फ राजनीति गर्मा गई बल्कि कानूनी और संवैधानिक नजरिए से भी मामला तूल पकड़ रहा है। जांच के तहत राजनीतिक और रणनीति फर्म आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की और इसी बीच खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं और वहां ईडी के काम में रुकावट पैदा की। ईडी ने इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया और अब आज अदालत इस केस में सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च करेंगी। उनका आरोप है कि ये छापा सियासी चाल है। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी मामले को लेकर सियासी घमासान गहरा गया है। कोलकाता पुलिस ने अपरवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। शेक्सपियर सरणी थाने में कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये मामला दर्ज किया, जिसमें ईडी पर सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, धमकी देने और अवैध रूप से किसी के घर में घुसने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड और ईडी के हाईकोर्ट जाने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये मामला अब अदालत में है, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कानूनी और संवैधानिक आधार पर कई शिकायतें मिली हैं। कानूनी राय भी उनके संज्ञान में आए हैं। उनके सामने ये बात आई है कि किसी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कामों को ठीक से करने से रोकना बीएनएस के तहत एक अपराध है। दूसरा, किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य करने से डराना या धमकाना एक गंभीर अपराध है। तीसरा मुद्दा ये भी कि क्या मुख्यमंत्री बने रहने के संवैधानिक अधिकारों का ममता बनर्जी ने उल्लंघन किया है। राज्यपाल ने कहा कि वो इस बारे में संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन मामला विचाराधीन है, इसलिए वो इस पर कोई फैसला नहीं देना चाहते। राज्यपाल ने यह भी कहा कि मीडिया के जरिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, उसे देखकर उन्हें कहना पड़ रहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है। गुरुवार रात राज्यपाल को धमकी भरा ईमेल आया। धमकी मिलने के बाद राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों की मध्यरात्रि बैठक हुई, जिसमें स्थिति का आकलन किया गया और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया।
राज्यपाल की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रही है। राज्यपाल आनंद बोस को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वहीं इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दी गई है। राज्यपाल CV आनंद बोस आज बिना सुरक्षा गार्डों के कोलकाता की सड़कों पर चलेंगे। उन्हें विश्वास है कि बंगाल की जनता उनकी रक्षा करेगी। राज्यपाल को पहले से भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का शुभारंभ करेंगे। NIDMS आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इस प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED के खतरों से निपटने के लिए देश को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे बम धमाकों की जांच और रोकथाम को नई ताकत मिलेगी। ये पहल भारत की काउंटर IED क्षमता और आंतरिक सुरक्षा ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा विकसित NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य IED से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह और संकलन करना एवं इसे साझा करना है। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज दूसरा दिन है। भारत की सनातन चेतना, अडिग आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक सोमनाथ मंदिर 1000 वर्ष पहले झेले गए आक्रमणों के बावजूद हर बार पुनर्जीवित हुआ है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद अहम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इस बार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ठीक 1000 वर्ष पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। इस ऐतिहासिक घटना की 1000वीं बरसी पर सोमनाथ नगरी एक बार फिर आस्था, स्वाभिमान और सनातन संस्कृति के संदेश के साथ देश दुनिया को जोड़ने जा रही है। इस 3 दिवसीय पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओमकार नाद का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। मंदिर के समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। श्रद्धालुओं की सुविधा और बड़ी भागीदारी को ध्यान में रखते हुए हर दिन 4 अलग-अलग शहरों से एक ट्रेन सोमनाथ पहुंच रही है। ये ट्रेनें सूरत, राजकोट, वडोदरा और अहमदाबाद से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों से देश भर के संत, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोमनाथ पहुंच रहे हैं। तो ये थी सोमनाथ मंदिर से जुड़ी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान में विरोध प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। सरकार विरोधी ये प्रदर्शन बृहस्पतिवार देर रात उग्र हो गया। गुस्साई भीड़ ने सुरक्षा बलों की कारों और मोटरसाइकिलों को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने सरकारी दफ्तरों को भी आग के हवाले कर दिया। राजधानी तेहरान समेत देश के करीब 50 शहरों में भीड़ उमड़ी और सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी के चलते देशव्यापी इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। यहां तक कि टेलीफोन सेवाएं भी ठप कर दी गईं। ये आंदोलन 28 दिसंबर को तेहरान बाजार में बंद के साथ शुरू हुआ था, जब रियाल मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तरों तक गिर गई। अब ये देश भर में फैल चुका है। ये विरोध प्रदर्शन आयतुल्ला अली खामनई के अधीन सरकार के लिए परेशानी का कारण बन गया है, जो पहले से ही वर्षों से लगे प्रतिबंधों और इजराइल के खिलाफ जून में हुए युद्ध के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही है। और विमेंस प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता का पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। 5 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 22 मैच होंगे, जो 28 दिनों तक चलेंगे। लीग स्टेज के बाद
3 फरवरी को एलिमिनेटर और 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट के मैच सिर्फ 2 जगह नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। हर टीम लीग स्टेज में 8 मैच खेलेगी। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि दूसरे और तीसरे स्थान की टीमें एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। प्रतियोगिता का फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में होगा। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच ये दिन सेतु का काम करता है। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिवस न सिर्फ महात्मा गांधी के स्वदेश वापसी से जुड़ा है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को भी सम्मान देता है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक प्रभाव में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।